अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 3 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपने इस सबक में हम सियाको सबाक आपके सामने जो है अहम जो पैराग्राफ हैं उनको आपके सामने यहाँ पर हल करने की और आपके सामने मुकम्मल जो वजाहत है उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर जो 2 है मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल, सबक नंबर 2, इसके सियाको सबाक में जो पहला अहम जो पैराग्राफ है जो हम आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे, मैं उसके स्टेटमेंट यहां पर पढ़ता हूं। जो आगाज जिसका होता है कि अगरचे मिर्जा की आमदनी कलील थी, अगरचे मिर्जा की आमदनी कलील थी, यहां से ये शुरू हो रहा है और ये एंड हो रहा है जी, इसलिए अक्सर तंग रहते थे, यहां तक है। पहला इबारत हमारे पास जो अहम है वो ये है। इसमें मुश्किल अल्फाज की जो मुआनी है हमारे पास, उसमें वो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो दिए हुए हैं। मैं स्टेटमेंट आपके सामने यहां पर पढ़ता हूं कि अगरचे मिर्जा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था। अब कलील का जो लफ्ज है, बेसिकली कलील हम कहते हैं जी इसमें थोड़ा, अल्फाज और साथ में मानी। कलील हम कहते हैं थोड़ा। अगला लफ्ज हमारे पास है हौसला फराख होना। जिसका मतलब है जी हौसला ज्यादा होना। तीसरा हमारे पास है जी सायल, जिसका मतलब है फकीर। चौथा हमारे पास है आपाहज, जिसका मतलब है माजूर। और पांचवा हमारे पास जो लफ्ज यहां पर है वो है गदर, जिसका मतलब है बगावत। छठा जो लफ्ज हमारे पास है जो मुश्किल है इसी पैराग्राफ के अंदर है वो है बसात, जिसका मतलब है जी ताकत या हिम्मत हमारे पास है। तो मैं पैराग्राफ जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने यहां पर पढ़ता हूं कि अगरचे मिर्जा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था, साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। इनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मर्दों औरत पड़े रहते थे। गदर के बाद इनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से ज्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। यादगार गालिब की किताब से लिया गया ये जो पैराग्राफ है सियाको सबाक के हवाले से अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर मिर्ज़ा गालिब की आमदनी के मुतालिक और उनकी ज़रूरतमंदों के लिए मदद करना, इसको यहाँ पर ज़ेर बहस लाया गया है। कहा यह गया है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आमदनी जो है वो बहुत ही माकूल थी और उसके बारे में ये बता भी दिया गया कि कुछ 150 रुपये के करीब इनकी माहवार आमदनी थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा खुले दिल के मालिक थे और उनके दर से कोई भी सवाली जो है वो बहुत कम ऐसा होता था कि कोई सवाली उनके जो है वो दर से खाली आज जो है वो लौटता था या किसी को वो बिना कुछ दिए उसको जो है वो लौटाते थे उसमें से। और यही वजह है कि उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहज वगैरह ये पड़े रहते थे। पड़े रहने से मुराद ये है कि उन्हीं के इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे और उनसे वो कुछ ना कुछ जैसे मांगते हैं और उस बुनियाद पर ये होता है कि अगर कोई फ़कीर को ये इल्म हो कि यहाँ इस घर से जो है वो सवाली खाली हाथ नहीं जाता या बहुत कम ऐसा होता है, तो उसकी बुनियाद पर उसका आना जाना या दीगर मुख्तलिफ जो है फ़ुक़रा का या कह लें कि फ़कीरों का, अपाहज लोगों का जो है वो आना जाना वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से उनके घर के गिरदा गिर्द उनकी ज़रूरियात की तकमील की बिना पर वो वहाँ पड़े रहते थे।
गदर के बाद की उनकी आमदनी का तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद उनकी जो तनख्वाह माहवार है वो तकरीबन कोई 150 रुपये के करीब थी, और इसी वजह की बुनियाद पर उनको खाने पीने का खर्च भी उनका कोई लंबा चौड़ा नहीं था। इसी वजह से वो गरीबों और मोहताजों की हस्बे ज़रूरत, यानी कि अपनी हैसियत के मुताबिक और ताकत के मुताबिक उनकी जो है वो मदद कर दिया करते थे। और इसलिए वो ख़ुद भी इवन के वो तंग रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी जो है वो साहिल को बहुत शाज़ व नादर ऐसा हो कि साहिल जो है उनके दरवाजे से खाली हाथ लौटा हो। तो इस पैराग्राफ के अंदर अरशदुल्ला खान गालिब जो है वो साहब हैं, उनकी जो आप कह लें कि मुआशी ज़रूरियात, उनकी माहवार तो तनख्वाह और उसके अलावा ज़रूरतमंद जो है लोग जो हैं उनके बारे में यहाँ पर तज़किरा इसमें से किया गया। इसके बाद हमारे पास अगला जो हमारे पास जो इबारत हमारे पास आ रही है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बहुत अहम इबारत है जिसका यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि अगली इबारत जो है वो हमारे पास है जो स्टार्ट होती है कि जी ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी। यहां से ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी, यहां से इसका आगाज होता है और एंड होता है इसका एक फारसी का जो है वो मकूले पे, और वो क्या है, आबे चश्मे हैवां दरूने तारिकीस्त। यहां पर इसका इख्तिताम होता है इस पैराग्राफ का। हम आपके सामने यहां पर पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी भी यहां लिखेंगे और फिर हम आगे इसके आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। पैराग्राफ में ये लिखा है जी ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर आपको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। एक दफ़ा जब रमज़ान गुज़र चुका तो किले में गए, बादशाह ने पूछा मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया पीर मुर्शद एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा ख़ान के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छत्ता तारीख था। जब छत्ते से गुज़रकर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ नवाब साहब इनके लेने को खड़े थे। मिर्ज़ा ने इनको देखकर ये मिसरा पढ़ा, आबे चश्मा हैवां दरूने तारिकीस्त। अब हम यहाँ पर इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने लिखेंगे। पहला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मिजाज, जिसका मतलब है तबीयत। दूसरा जो मुश्किल लफ्ज़ यहां पर मौजूद है वो है हैवान ज़रीफ़, जिसका मतलब है हंसी मजाक करने वाला जानवर, मुराद इंसान। तीसरा जो लफ्ज़ यहां पर जो मौजूद है वह है मुर्शद, जिसका मतलब है जी हिदायत करने वाला। चौथा लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वह है कला, जिसका मतलब होता है महफूज इमारत। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास मौजूद होता है वो है दरून, यानी कि अंदरूनी हिस्सा। छठा लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है दीवान खाना, जिसका मतलब होता है मेहमान के बैठने की जगह। सातवां लफ्ज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है तारिकीस्त, फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अंधेरे में। ये मुश्किल अल्फाज के मानी है जी हमारे पास।
इबारत हमने आपके सामने पढ़ी थी। अब इसमें हम ये कहते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा हंसी और मिजाज का था। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने वाले इंसान थे, वो खुशियों को बखेरने वाले इंसान थे, वो सबकी दिलजोई करने वाले इंसान थे, और वो एक बहुत ही ज़्यादा संजीदा माहौल की बजाय एक हंसता और खिलता हुआ जो माहौल है उसको वो ज़्यादा पसंद किया करते थे। और ये इसीलिए कहा गया है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब को अगर हैवान नातिक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा होगा, यानी कि उन्हें हंसी मजाक करने वाला जानवर से मुराद इंसान कहा जाए तो ये इसमें कोई बाईद नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें से। और यही वजह है कि इसके बारे में यहाँ पर एक तज़किरा किया जा रहा है वाक़या की सूरत के अंदर कि एक दफ़ा जब रमज़ान गुजर चुका तो कले के अंदर आपसे बादशाह ने पूछा कि मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे, तो जिनके जवाब में उन्होंने ये बात कही कि एक नहीं रखा। अब एक नहीं रखा ये एक ज़ू-मानी गुफ्तगू के अंदर आ जाता है, यानी कि इसके दो मानी निकलते हैं कि यानी कि 30 रोज़ों में से एक नहीं रखा या एक रखा है, तो अंदाज़ उसका बेसिकली इस तरीके से है। और ये उन्होंने एक तंज़ो मिज़ाक के अंदर एक बात को कहा, ये इस वजह से भी उनके हैवाने जो है वो ज़राफ़त का सिलसिले का यहाँ से पता लगता है। इसके अलावा नवाब मुस्तफ़ा खान के मकान पर जब उनको मिलने आए तो उनके मकान का आगे जो छत्ता था बेसिकली वो तारीख था, तो इस वजह से जब गुजरे तो फ़ारसी ज़ुबान के अंदर एक मकूला जो उन्होंने बोला है वहाँ पर कि आबे चश्मा हैवां दुरूने तारीकीस का मतलब ये है कि आबे हयात का चश्मा अंधेरे में है। तो ये एक हैवान ज़राफ़त आप कह लें कि ज़राफ़त की उनका एक मिजाज था जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो हंसी मजाक उसके अंदर जो है वो रहते थे उसमें से। और यही वजह है कि ज़राफ़त उनके चेहरे से नुमायाँ हुआ करती थी और वो दूसरों को भी जो है वो हँसते हँसाते रहा करते थे। तो यहाँ पर इसके अंदर मिर्ज़ा गालिब के जो है वो तबीयत का, मिजाज का उनका यहाँ पर जो है वो तज़किरा इसके अंदर किया गया है। अगला हमारे पास जो अहम हमारे पास जो पैराग्राफ है वो बड़ा मुख्तसर सा है, मैं उसको आपके सामने यहाँ पर तहरीर करता हूँ। इबारत हमारे पास स्टार्ट होती है जी, बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये पैराग्राफ हमारे पास एंड हो रहा है, ये भी इनके मकान पर ज़रूर जाते। यहां तक अल्फाज हमारे पास यहां पर हैं, मानी हमारे यहां लिखेंगे हम इसको। पहला जो लफ्ज हमारे पास यहां पर आ रहा है वो है मकदूर। जिसका मतलब है जी ताकत या हिम्मत। दूसरा जो लफ्ज हमारे पास आ रहा है वो है अमायद। शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग हमारे पास आते हैं। थर्ड हमारे पास है जी खुददारी। जिसका मतलब है जी इज्जत नफ्स। चौथा लफ्ज हमारे पास यहां पर मौजूद है हिफ्ज़ वज़ा। जिसका मतलब है वज़ा का ख्याल। पांचवा जो लफ्ज हमारे पास है वो है उमरा। अमीर की जमा यानी कि दौलत को कहा जाएगा इसमें से। इबारत हमारे पास मैं आपके सामने यहां पढ़ता हूं जी, बावजूद ये कि मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था मगर खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से न जाने देते थे। शहर के उमरा व अमायद से बराबर की मुलाकात थी, कभी बाजार में बगैर पालकी या हवादार के न निकलते थे। अमायद शहर में से जो लोग इनके मकान पर आते थे ये भी इनके मकान पर ज़रूर जाते थे। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ हमारे पास है जी हवादार है, एक किस्म की सवारी है ये।
इसमें मिर्ज़ा गालिब के बारे में आमदनी और उसके बाद उनका जो है वो रख-रखाव का जो सिलसिला है उसके बारे में यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब की जो आमदनी है वो बहुत कलील थी। और फिर आमदनी के बारे में भी जो तज़किरा हमने पिछली इबारत के अंदर किया है कि जी गदर के बाद या 1857 की जंग आज़ादी के बाद या बगावत के बाद उनकी आमदनी जो है कोई तकरीबन आप कह लें कि 150 रुपये माहवार थी। मगर इसके बावजूद आप ये कह लें कि वज़ादारी का ख़याल उन्हें मुकम्मल तौर पर था और यही वजह थी कि उनका ताल्लुक़ हमेशा जो उस इलाके के उमरा और अमायद से मुराद के शहर के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन अहबाब थे उन सब के साथ उनका जो है वो ताल्लुक़ मुसलसल जो है वो रहा है। और कभी बाज़ार में भी निकलते थे तो बग़ैर पालकी के वो नहीं निकलते थे, यानी कि एक सवारी के साथ वो हमेशा निकला करते थे। और कभी भी शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से जो है वो मुलाकात हमेशा उनकी रहती थी और जो लोग उनके मकान पर आते थे तो ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाया करते थे। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का ताल्लुक़ जो है वो थोड़ा, भले उनकी आमदनी कलील थी और लेकिन वो अपने शहर के अंदर बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ीन के साथ उनका जो है वो ताल्लुक़ रहा है सिलसिला, और उन्होंने उनके साथ ताल्लुक़ रखा है और बराबरी की सतह पर उनके साथ सलूक भी किया है, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी है। और इसी पैराग्राफ के अंदर उनके रख-रखाव के बारे में मुकम्मल तौर पर बात की गई है। हमारा सियाक़ व सबाक़ का जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नए चैप्टर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।